नमस्कार और द डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं मध्यकालीन भारत की अर्थव्यवस्था की, कह सकते हैं, जीवन रेखा में, यानी व्यापार। हाँ, व्यापार। ये सिर्फ चीजों का लेन देन भर नहीं था। ये वो धमनियां थी जिनसे साम्राज्य बनते बिगड़ते थे, संस्कृतियां मिलती थीं और भारत दुनिया के मंच पर अपनी धाक जमाता था। बिल्कुल। और आज हम जिस दस्तावेज का गहन विश्लेषण कर रहे हैं वो है इग्नो के इतिहास पाठ्यक्रम की यूनिट 22, इनलैंड एंड मैरीटाइम ट्रेड, यानी आंतरिक और समुद्री व्यापार। और इसके लेखक हैं प्रोफेसर ओम प्रकाश, जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं। ये यूनिट यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, ये बात सही है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। जीएस पेपर 1 इतिहास और जीएस पेपर 3 अर्थव्यवस्था। मध्यकालीन भारत की आर्थिक संरचना, व्यापार मार्ग, व्यापारिक समुदाय और फिर बाद में यूरोपीय शक्तियों के आने का प्रभाव, इन सबको समझने के लिए ये एक फाउंडेशनल यूनिट है। एकदम। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इस यूनिट की हर पंक्ति, हर तथ्य, हर अवधारणा को बारीकी से समझेंगे। इंट्रोडक्शन से लेके हिस्टोरियोग्राफी तक कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। मतलब पूरी गहराई से पड़ताल होगी। आंतरिक व्यापार का ताना बाना, विशाल समुद्री व्यापार नेटवर्क, पश्चिमी तट की गहमा गहमी, पूर्वी तट की समृद्धि और हाँ, इतिहासकारों के अलग अलग नजरिए भी, सब कुछ विस्तार से। बिल्कुल। ये कोई सरसरी निगाह नहीं होगी, बल्कि एक गहरा, विस्तृत अध्ययन होगा। तो तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठें, नोट्स बनाएं, क्योंकि ये जानकारी आपके यूपीएससी सफर में मील का पत्थर साबित हो सकती है। लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 22.1, इंट्रोडक्शन। प्रस्तावना में कहा गया है कि मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान थी। हाँ, ये तो स्थापित तथ्य है। हालांकि सटीक आंकड़ों की कमी है, पर यह साफ है कि कृषि का उत्पादन और रोजगार दोनों में भारी योगदान था। अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा यही था। और जाहिर है राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत भी भू राजस्व ही था। इस पर थोड़ी और बात करते हैं। ये भू राजस्व इतना महत्वपूर्ण क्यों था? महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि ये बहुत ज्यादा था। अनुमान है कि सकल कृषि उपज का 40 से 55% तक, मैं दोहराता हूं, 40 से 55%, ये बहुत बड़ी रकम थी। बाप रे, आधी फसल तो राजस्व में ही चली जाती थी। और इसे वसूला कैसे जाता था? अनाज के रूप में या? ज्यादातर मामलों में इसे नकद में वसूला जाता था, कैश में। अब इसके इम्प्लीकेशन सोचिए। अगर किसान को राजस्व नकद में देना है तो उसे अपनी उपज बेचनी पड़ेगी। सही बात है, उसे बाजार जाना ही होगा। बिल्कुल। इससे क्या हुआ? इससे मुद्रा अर्थव्यवस्था यानी मॉनेटाइज्ड इकोनॉमी और बाजार की गतिविधि को जबरदस्त बढ़ावा मिला। किसानों को बाजार से जुड़ना पड़ा, चाहे वो चाहें या ना चाहें। और इसका व्यापार पर क्या असर पड़ा होगा? सीधा असर। जब किसान अपनी उपज बेचने बाजार पहुंचेंगे तो व्यापार अपने आप बढ़ेगा, वस्तुओं का प्रवाह बढ़ेगा। इसने व्यापार क्षेत्र को, भले ही वो कृषि की तुलना में छोटा था, बहुत महत्वपूर्ण बना दिया। अच्छा, तो व्यापार क्षेत्र कृषि से छोटा था, लेकिन उसके काम बहुत महत्वपूर्ण थे। जैसे? हाँ, आकार ही सब कुछ नहीं होता। देखिए, व्यापार ने कई जरूरी काम किए। एक, अंतर क्षेत्रीय व्यापार। इसने भारत के अलग अलग क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ा। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसने भारत को बाकी दुनिया से जोड़ा। और तीसरा? तीसरा, समुदायों की जरूरतें पूरी करना। किसान हों, कारीगर हों या शहर में रहने वाले लोग, सबको जरूरी सामान व्यापार के जरिए ही मिलता था। एक तरह से व्यापार ने एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमी बनाने में मदद की। यहाँ एक विरोधाभास सा लगता है। एक तरफ हम कहते हैं कि गांव काफी हद तक आत्मनिर्भर थे, अपनी जरूरतें खुद पूरी करते थे। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर व्यापार भी हो रहा था। ये दोनों बातें एक साथ कैसे? अच्छा सवाल है। देखिए, गांव अपनी रोजमर्रा की जरूरतें शायद स्थानीय स्तर पर पूरी कर लेते थे, लेकिन भू राजस्व का नकद में भुगतान बहुत बड़ा फैक्टर था। इसके लिए उन्हें बाजार पर निर्भर होना पड़ता था। हाँ, ये नकद वाली बात गांठ बांधने लायक है। बिल्कुल। और फिर शहरी केंद्र थे। शहरों को अपने उद्योगों के लिए, अपनी आबादी के लिए कच्चा माल चाहिए होता था, अनाज चाहिए होता था। ये कहाँ से आता था? जाहिर है ग्रामीण इलाकों से। हाँ, तो गांव और शहर के बीच एक मजबूत आर्थिक कड़ी थी, और वो कड़ी व्यापारी थी। इसलिए निष्कर्ष यह है कि भले ही कृषि का दबदबा था, व्यापार अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य, एक अभिन्न हिस्सा था। ठीक है, तो ये तो हुई भूमिका। अब आते हैं सेक्शन 22.2, इंट्रा रीजनल ट्रेड पर, यानी देश के अंदर होने वाला व्यापार। हाँ, अंतः क्षेत्रीय व्यापार।
इसका वॉल्यूम मतलब मात्रा बहुत विशाल थी। इसमें खाद्यान्न, कच्चा माल, तैयार माल सब कुछ शामिल था। और इसे चलाने वाले मुख्य कारक क्या थे? मतलब ये व्यापार इतना ज्यादा क्यों था? 2 मुख्य कारण थे। पहला, उच्च कृषि उत्पादकता। हमारे यहाँ खेती अच्छी होती थी, सरप्लस होता था जिसे बेचा जा सकता था। दूसरा, बाजार पर निर्भरता की डिग्री। अलग अलग क्षेत्रों में ये अलग अलग थी। जैसे? कोई उदाहरण? हाँ बिल्कुल, जैसे बंगाल या कोरोमंडल तट, जहाँ चावल की खेती प्रमुख थी। चावल एक तरह की नकदी फसल बन गया था जिसे बड़े पैमाने पर बेचा जाता था। इसकी तुलना में जहाँ मोटे अनाज होते थे वहाँ शायद बाजार पर निर्भरता थोड़ी कम रही हो, लेकिन चावल जैसे नकदी फसलों ने व्यापार को बहुत बढ़ावा दिया। अच्छा, अब बात करते हैं प्रमुख वस्तुओं और क्षेत्रों की। बंगाल का जिक्र आपने किया, वहां से क्या क्या जाता था? बंगाल उस वक्त एक बहुत समृद्ध प्रांत था। यहाँ से चावल, चीनी, कच्चा रेशम निर्यात होता था, कोरोमंडल तट तक, यहाँ तक कि मालदीव तक। और हाँ, सूती वस्त्र। बंगाल के सूती कपड़े बहुत मशहूर थे, खासकर ढाका की मलमल। ढाका मलमल, हाँ उसका तो नाम ही काफी है। इतनी बारीक होती थी कहते हैं। बिल्कुल, उसकी प्रसिद्धि दुनिया भर में थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन बेहतरीन कपड़ों को बनाने के लिए जो कच्चा कपास चाहिए होता था वो अक्सर गुजरात या पश्चिमी तट से मंगाया जाता था। है, कपास गुजरात से बंगाल, ये तो बड़ी जटिल सप्लाई चेन लगती है। ऐसा क्यों? देखिए, यही तो व्यापार का कमाल है। गुजरात में शायद कपास बेहतर होता हो या सस्ता मिलता हो, वजह जो भी रही हो, ये दिखाता है कि क्षेत्र एक दूसरे पर कितने निर्भर थे और व्यापार कितना फैला हुआ था। बंगाल कपड़ा बनाने में माहिर था, गुजरात कपास उगाने में। व्यापार ने दोनों को जोड़ दिया। समझ गए। अब गुजरात की बात करते हैं। वहाँ क्या खास था? गुजरात खुद रेशम वस्त्र उद्योग का एक बहुत बड़ा केंद्र था। और इसके लिए कच्चा रेशम कहाँ से आता था? बंगाल से? हाँ, देखा आपने, बंगाल रेशम भेज रहा है गुजरात और गुजरात कपास भेज रहा है बंगाल। ये व्यापारिक लिंक कितने मजबूत थे। गुजरात का व्यापार पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों के साथ बहुत ज्यादा था। वो मुगल साम्राज्य का एक तरह से हृदय स्थल था व्यापार के मामले में। एक केंद्र क्यों बन पाया? कई कारण थे। उसकी भौगोलिक स्थिति, बंदरगाहों की मौजूदगी और सबसे बढ़कर वहां के व्यापारी। गुजराती व्यापारियों का दबदबा जबरदस्त था। हाँ, उनका जिक्र तो आता है। ये व्यापारी इतने सफल क्यों थे? उनके पास विशाल पूंजी संसाधन थे। वे बड़े पैमाने पर काम करते थे, लार्ज स्केल ऑपरेशंस। उनकी शाखाएं देश भर में फैली हुई थीं। उनका नेटवर्क सूरत से लेकर मुर्शिदाबाद तक फैला हुआ था। मैं दोहराता हूं, सूरत से मुर्शिदाबाद तक। उनकी व्यापारिक रणनीतियां और नेटवर्क बहुत मजबूत थे। कमाल है। अच्छा, ये तो हुआ क्षेत्रों और वस्तुओं का आदान प्रदान। अब बात करते हैं रास्तों की। जमीनी रास्ते यानी ओवरलैंड रूट्स कितने महत्वपूर्ण थे? बहुत महत्वपूर्ण थे, खासकर 2 रास्ते। एक था आगरा से फारस का रास्ता, जो लाहौर और कंधार होते हुए इस्फहान तक जाता था। आगरा से फारस? ये तो लंबा रास्ता रहा होगा। और इस पर व्यापार भी बहुत होता था, वॉल्यूम और वैल्यू दोनों लिहाज से। 17वीं सदी की शुरुआत में अनुमान लगाया गया है कि इस रास्ते पर 3 से 4 हजार ऊंटों के काफिले चलते थे। सोचिए, 3000 से 4000 ऊंट। बाप रे, इतना बड़ा काफिला क्या जाता था इस रास्ते से? उच्च मूल्य के निर्मित माल और कच्चा माल, कपड़े, नील, शायद कुछ मसाले भी। जाहिर है, इतना माल जा रहा है तो रास्ता सुरक्षित भी होना चाहिए। हाँ, लेकिन जमीनी रास्ते समुद्री रास्तों की तुलना में महंगे पड़ते थे। क्यों? कई कारण थे। रास्ते में पड़ने वाले कबीलों को सुरक्षा शुल्क देना पड़ता था, रख रखाव का खर्चा था, जानवरों का खर्चा था। इसीलिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनियों ने कभी-कभी जमीन और समुद्र दोनों का मिला-जुला रास्ता अपनाया। जमीन सह समुद्र मार्ग? वो कैसे? जैसे वो लाहौर से कंधार तक जमीन से जाते, फिर वहां से बंदर अब्बास तक शायद जमीन से या नदी से, और फिर बंदर अब्बास से इस्फहान तक समुद्र से। इससे उन्हें लागत, सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स तीनों में संतुलन बनाने में मदद मिलती थी। दिलचस्प है। और दूसरा प्रमुख जमीनी रास्ता कौन सा था? वो था आगरा से मध्य एशिया का रास्ता। ये लाहौर, पेशावर और काबुल से गुजरता था, खैबर दर्रे के जरिए। ये कहाँ तक जाता था? ये आगे आस्ट्रखान और बाल्ख झील तक जुड़ता था। यहां से भी व्यापार खूब होता था। भारतीय मसाले, कपड़े जाते थे और बदले में सोना, चांदी, घोड़े, रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन आते थे। घोड़े? हाँ, मध्य एशिया के घोड़े तो मशहूर थे। बिल्कुल। इस रास्ते के व्यापार के पैमाने का अंदाजा एक घटना से लगता है।
1586 में अटक किले में आग लगी थी, जिसमें कहते हैं कि 1000 ऊंटों पर लदा माल जलकर खाक हो गया था। 1000 ऊंटों का माल? हाँ, इससे पता चलता है कि व्यापार कितना ज्यादा था। हाँ, लेकिन इन जमीनी रास्तों में एक दिक्कत थी। ये रास्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहते थे। कभी स्थानीय मुखियाओं के कारण, कभी कबीलों के कारण कारवां को अपना रास्ता बदलना पड़ता था। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था। तो जमीनी रास्ते महत्वपूर्ण थे, लेकिन अपनी चुनौतियों के साथ। अब आते हैं समुद्री व्यापार पर। सेक्शन 22.3 सीबोर्न एंड कोस्टल ट्रेड। हाँ, समुद्री और तटीय व्यापार। इसका पैमाना तो जमीनी व्यापार से भी कहीं ज्यादा प्रभावशाली था। बड़े पैमाने पर तटीय व्यापार और ऊंचे समुद्रों का व्यापार, हाई सीज ट्रेड, इसकी विशेषता थी। 16वीं सदी से पहले, यानी यूरोपीय शक्तियों के आने से पहले, हिंद महासागर व्यापार की क्या स्थिति थी? उस दौर में हिंद महासागर व्यापार को अक्सर एशियाई व्यापार, एशियन ट्रेड कहा जाता था, और इसमें भारत की भूमिका केंद्रीय थी। हम बिल्कुल बीच में थे। कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र इसमें शामिल थे? मुख्य रूप से 3 जोन थे: अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर। आप आइग्नू की किताब में पृष्ठ 436 पर नक्शा देख सकते हैं, उससे अंदाजा लगेगा। अच्छा, और इन जोन्स में कौन कौन से इलाके आते थे? अरब सागर वाले हिस्से में फारस की खाड़ी, लाल सागर और पूर्वी अफ्रीका के तट आ जाते थे। बंगाल की खाड़ी वाले हिस्से में श्रीलंका, कोरोमंडल तट, बंगाल, बर्मा, थाईलैंड, मलाया, आचे, सुमात्रा शामिल थे। और दक्षिण चीन सागर वाला क्षेत्र इंडोनेशिया, चीन और जापान तक फैला हुआ था। वाह, ये तो पूरा एशिया ही कवर हो गया एक तरह से। इन क्षेत्रों के प्रमुख बंदरगाह कौन से थे? हर क्षेत्र के अपने महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। पश्चिमी तट पर कैम्बे, खंबात, सूरत, कालीकट, पूर्वी तट पर पुलिकट, मसूलीपट्टनम, हुगली, चटगांव, दक्षिण पूर्व एशिया में मलक्का, आचे, चीन में कैंटन, ग्वांझू, जाइटन, क्वांजो। और इस पूरे नेटवर्क में भारत की भूमिका क्या थी? हमारा क्या महत्व था? जैसा मैंने कहा, हमारी केंद्रीय स्थिति थी। हम दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के बीच एक पुल की तरह थे। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि हमारे पास विस्तृत श्रृंखला की वस्तुएं थी जो हम प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध करा सकते थे। ये क्षमता हमारे पास क्यों थी? क्या खास था हमारे पास? हमारी विनिर्माण क्षमता ये है, मैन्युफैक्चरिंग बेस। हाँ। खासकर कपड़ों के मामले में हम दुनिया के इंडस्ट्रियल हब थे उस वक्त। हाँ, कपड़ों का जिक्र बार बार आ रहा है, तो हमारे मुख्य निर्यात क्या थे? निर्यात की लिस्ट लंबी है। कृषि वस्तुओं में चावल, चीनी, तेल, कच्चा माल जैसे कपास, नील और सबसे महत्वपूर्ण उच्च मूल्य के वस्त्र, हाई वैल्यू टेक्सटाइल्स, जैसे गुजरात का रेशम, महीन सूती कपड़े, और जाहिर है ढाका की विश्व प्रसिद्ध मलमल, गुजरात की रेशम की कढ़ाई वाले कपड़े। इनकी मांग लाल सागर, फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका से लेकर थाईलैंड, बर्मा, मलाया तक हर जगह थी। वस्त्रों के अलावा और क्या निर्यात होता था? जैसा बताया, चावल, चीनी, नील, कुछ मसाले भी। और आयात, हम बाहर से क्या मंगाते थे? हमारी आयात की जरूरतें अक्सर कम आवश्यक मानी जाती थीं। मतलब जीवन यापन के लिए सीधी जरूरी नहीं। हम मसाले मंगाते थे लौंग, जायफल, जावित्री, इंडोनेशिया से, काली मिर्च मालाबार से ही। हालांकि ये घरेलू व्यापार ज्यादा था। धातुएं, हाँ, धातुएं बहुत महत्वपूर्ण थीं। सोना और चांदी यानी बुलियन, ये हम भारी मात्रा में आयात करते थे। इसके अलावा टिन, तांबा, सीसा जैसी कम कीमती धातुएं भी आती थीं। बुलियन का आयात, इसका मतलब हमारा व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में था। बिल्कुल, हम निर्यात ज्यादा करते थे, आयात मूल्य के हिसाब से कम। इसलिए दुनिया भर से सोना चांदी खिंचकर भारत आता था। इसीलिए तो मोचा, लाल सागर का एक बंदरगाह, को भारत के लिए खजाना संदूक, ट्रेजर चेस्ट कहा जाता था। भारत एक शुद्ध निर्यातक था जो बुलियन को अवशोषित करता था। इसकी वजह वही हमारी उन्नत विनिर्माण क्षमता थी। हाँ, और हमारी बुनियादी उपभोग की वस्तुओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध कराने की क्षमता। दुनिया को हमारे कपड़ों की, हमारे अनाज की जरूरत थी। हमें उनकी विलासिता की वस्तुओं जैसे कुछ मसाले या धातुओं की जरूरत थी, लेकिन हमारे निर्यात की जरूरत ज्यादा मजबूत थी। आयात में और क्या क्या आता था? घोड़े, पश्चिमी एशिया से बेहतरीन घोड़े आते थे। इसके अलावा गुलाब जल, कीमती पत्थर, बर्मा श्रीलंका से, हाथी दांत पूर्वी अफ्रीका से। अच्छा, ये तो हुआ ऊंचे समुद्रों का व्यापार। तटीय व्यापार की क्या भूमिका थी? तटीय व्यापार
यानी कोस्टल ट्रेड, इस हाई सीज ट्रेड का पूरक था, उसको सपोर्ट करता था। कैसे? देखिए, जो बड़े बंदरगाह थे जहां से माल बाहर जाता था, उन तक माल पहुंचाना भी तो था। तटीय व्यापार के जरिए ही कपड़े, खाद्यान्न, कच्चा माल इन निर्यात केंद्रों तक पहुंचता था। इसके अलावा ये कृषि, खनिज और वन उत्पादों जैसे सामानों के लिए एक आउटलेट भी था, और ये आस पड़ोस के समाजों की जरूरतें भी पूरी करता था। तो तटीय व्यापार इस बड़े हिंद महासागर नेटवर्क का एक अहम हिस्सा था। समझ गई। तो आंतरिक, तटीय और समुद्री व्यापार ये सब मिलके एक जटिल और विशाल नेटवर्क बनाते थे। अब आते हैं सेक्शन 22.4 पर, इंडिया एंड द एशियन ट्रेड पर, भारत और एशियाई व्यापार। जैसा हमने देखा, भारत की स्थिति इस व्यापार में प्रमुख थी। ये हमारी व्यापारिक संरचना में भी दिखता है, जिसमें गुजराती और अन्य भारतीय समूह बहुत सक्रिय थे। हालांकि 15वीं शताब्दी के बाद इसमें कुछ विखंडन, फ्रेगमेंटेशन आया, जिसे यूरोपीय लोगों ने जब वो यहाँ आए तो देखा। कौन कौन से प्रमुख व्यापारी समूह थे? अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समूहों का दबदबा था। जैसे पश्चिमी एशिया और पश्चिमी तट के बीच के व्यापार में अरब व्यापारियों की भूमिका थी, लेकिन पूर्वी तट और पूर्वी हिंद महासागर के व्यापार में ज्यादातर भारतीय व्यापारी ही थे। भारतीय समूहों में कौन प्रमुख थे? गुजराती तो थे ही, जैसा हमने पहले बात की। उनके अलावा दक्षिण में चेट्टी और चूलिया मुसलमान, उड़ीसा के व्यापारी, बंगाल के व्यापारी, इन सब की अपनी अपनी क्षेत्रीय विशेषज्ञता थी। और चीनी व्यापारी, उनकी क्या भूमिका थी? 15वीं शताब्दी तक चीनी व्यापारियों की भूमिका हिंद महासागर में सीमित हो गई थी। वे मुख्य रूप से इंडोनेशियाई क्षेत्र में बंदरगाह से बंदरगाह व्यापार करते थे। हिंद महासागर में अलग अलग क्षेत्रों के भारतीय व्यापारियों ने ही महत्वपूर्ण समूह बनाए हुए थे। आपने 2 समुद्री क्षेत्रों का जिक्र किया था, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। इनके लिंक कहाँ तक थे? हाँ, 2 प्रमुख समुद्री क्षेत्र थे। पश्चिमी क्षेत्र का लिंक लाल सागर, फारस की खाड़ी और पूर्वी अफ्रीका तक फैला हुआ था, और पूर्वी क्षेत्र का लिंक मलक्का जलडमरू मध्य से होते हुए दक्षिण चीन सागर और जापान तक जाता था। क्या भारतीय व्यापारी इन पूरे इलाकों में हर जगह जाते थे? आमतौर पर ऐसा नहीं था। भारतीय व्यापारी शायद ही कभी मलक्का जलडमरू मध्य को पार करके आगे चीन या जापान तक जाते थे। उनके लिए लाल सागर और फारस की खाड़ी के बंदरगाह ज्यादा महत्वपूर्ण थे। इसी तरह शायद चीनी व्यापारी भी ज्यादातर मलक्का तक ही आते थे। तो मतलब व्यापार के बड़े बड़े स्वायत्त क्षेत्र, ऑटोनोमस एरियाज ऑफ ऑपरेशन थे। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन ये क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इंटरलिंक्ड थे। इनमें आपसी निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस थी, लेकिन ये काफी हद तक आत्मनिर्भर भी थे। इस पूरे नेटवर्क के महत्व को समझने के लिए हमें व्यापार के विशाल हजम को ध्यान में रखना होगा। जैसे गुजरात से इंडोनेशिया तक जो व्यापार होता था, वो बहुत बड़ा था। क्या इन क्षेत्रों के बीच नियमित व्यापारिक संबंध थे? बिल्कुल। 15वीं शताब्दी में बंगाल के बंदरगाहों और मलक्का के बीच नियमित समुद्री यातायात था। इसी तरह मालाबार और गुजरात के बंदरगाहों के बीच भी नियमित संपर्क था। तटीय व्यापार और ऊंचे समुद्रों के व्यापार में मात्रा यानी वॉल्यूम के हिसाब से कौन ज्यादा था? अनुमान है कि ऊंचे समुद्रों पर ले जाया जाने वाला माल शायद मात्रा में ज्यादा था, लेकिन तटीय व्यापार का महत्व कम नहीं था। तटीय व्यापार कैसे अलग था? तटीय व्यापार में अक्सर छोटे जहाज इस्तेमाल होते थे। ये ज्यादातर मानसून की हवाओं पर निर्भर रहता था, और ये कृषि उत्पादों, खाद्यान्नों और अन्य थोक वस्तुओं, बल्क गुड्स के परिवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हाई सीज ट्रेड शायद ज्यादा मुनाफे वाला रहा हो, लेकिन तटीय व्यापार ज्यादा नियमित और जरूरी सामानों के लिए अहम था। ठीक है, अब जरा पश्चिमी तट पर और ध्यान देते हैं। सेक्शन 22.5, द वेस्ट कोस्ट। हाँ, पश्चिमी तट को हम भौगोलिक रूप से कई हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे ऊपर गुजरात तट, फिर चौल से कारवार तक कोंकण तट, कारवार से माउंट एली तक कन्नड़ तट, और फिर दक्षिण में कन्याकुमारी तक मालाबार तट। 15वीं शताब्दी में यहाँ कौन से बंदरगाह सबसे महत्वपूर्ण थे? 2 बंदरगाहों का नाम खास तौर से आता है, कैम्बे यानी खंभात और कालीकट। मैं दोहराता हूं, कैम्बे और कालीकट। ये दोनों बंदरगाह न सिर्फ अपने आसपास के इलाकों का माल बाहर भेजते थे, बल्कि पुनः निर्यात व्यापार, री एक्सपोर्ट ट्रेड भी बहुत करते थे। मतलब बाहर से आया माल यहाँ उतरता था और फिर यहीं से दूसरी जगह भेजा जाता था। और इस पूरे पश्चिमी तट पर किस क्षेत्र का दबदबा था? गुजरात का। जैसा हमने पहले भी कहा, गुजरात प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र था, और यहाँ के व्यापारी, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे लेकिन काफी हिंदू और जैन व्यापारी भी थे, वो इस पूरे व्यापार पर छाए हुए थे। 15वीं सदी की शुरुआत में मलक्का का उदय हुआ,
उसका पश्चिमी तट के व्यापार पर क्या असर पड़ा? मलक्का का उदय एक बड़ा घटनाक्रम था। इससे पहले व्यापार ज्यादातर जावा और सुमात्रा के बंदरगाहों से होता था। मलक्का के एक बड़े केंद्र के रूप में उभरने से व्यापार का रुख बदला और इसका फायदा गुजरात को मिला। मलक्का के साथ व्यापार बढ़ने से बंदरगाह व्यापार में गुजरात की हिस्सेदारी और बढ़ गई। अच्छा, तो कैम्बे के रास्ते मलक्का से क्या मुख्य चीजें आयात होती थी? मलक्का और उससे आगे के क्षेत्रों से बहुत कुछ आता था। रंगीन ऊनी कपड़े, कांच के बने पदार्थ जो शायद भूमध्य सागर से आते थे, अफीम, नील और हाँ, चांदी जो पश्चिम एशिया से आती थी। और कैम्बे से मलक्का को क्या निर्यात होता था? सामान जैसे रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, इंडोनेशियाई मसाले, काली मिर्च, लौंग, कीमती और कम कीमती धातुएं, मलई टिन, लकड़ी, सुगंधित पदार्थ, ये सब भी मलक्का भेजे जाते थे। ये मलक्का गुजरात कनेक्शन कैसे काम करता था? क्या सीधे जहाज जाते थे? हाँ, कैम्बे से जहाज सीधे मलक्का भी जाते थे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि कैम्बे से जहाज पहले आचे, केदा या तेनेसरी मेरगुई, बर्मा तट पर जैसे बंदरगाहों पर जाते थे। वहां वे स्थानीय माल खरीदते थे और फिर मलक्का जाते थे। वापसी में जो माल लाते थे वो ज्यादातर स्थानीय होता था, मलक्का जैसा कॉस्मोपॉलिटन नहीं। पश्चिमी तट पर तटीय व्यापार कैसा था? बहुत महत्वपूर्ण था। कैम्बे, गुजरात और दक्षिण में कोंकण, कन्नड़, मालाबार तटों के बीच और पूर्व में बंगाल तक जहाजों का काफी आना जाना लगा रहता था। मुख्य वस्तु क्या थी इस तटीय व्यापार में? वस्त्र, गुजरात से कपड़े दक्षिण के कन्नड़ और मालाबार बंदरगाहों तक जाते थे। बदले में कन्नड़ तक से चावल खरीदा जाता था। कालीकट का क्या रोल था इसमें? कालीकट एक बड़ा केंद्र था। यहाँ बाहर से चीनी और इंडोनेशियाई सामान आता था। खाद्यान्न, चावल, चीनी, मक्खन, तेल आता था और यहाँ से विभिन्न प्रकार के वस्त्र निर्यात होते थे। लेकिन कुल मिलाके गुजरात का दबदबा था। हाँ, क्योंकि गुजरात का भीतरी प्रदेश हिंटरलैंड बहुत बड़ा और उत्पादक था। वहां से आने वाला माल बहुत ज्यादा था, खासकर मोटे सूती कपड़े और महीन रेशमी कपड़े जो बड़े पैमाने पर निर्यात किए जाते थे। पश्चिमी तट से पश्चिमी एशिया जैसे अदन के लिए भी व्यापार होता था। बिल्कुल, अदन जाने वाले मार्ग पर वैसे तो अरब, फारसी और अन्य पश्चिमी एशियाई व्यापारियों का वर्चस्व था, लेकिन गुजराती व्यापारी भी इस मार्ग पर काफी सक्रिय थे। ठीक है, ये तो हुई पश्चिमी तट की कहानी। अब चलते हैं पूर्वी तट की ओर। सेक्शन 22.6 द ईस्ट कोस्ट। पूर्वी तट को भी हम कुछ क्षेत्रों में बांट सकते हैं। मुख्य है कोरोमंडल तट, जो पारंपरिक रूप से नागपट्टिनम से लेकर गोदावरी और कृष्णा नदियों के मुहाने तक माना जाता है। और इसके उत्तर का क्षेत्र? गोदावरी पॉइंट तक का उत्तरी क्षेत्र कभी कभी जिंजैली कोस्ट कहलाता था। और फिर उड़ीसा के बंदरगाह थे जैसे पिपली, बालासोर, जहां बंगाल का प्रभाव ज्यादा था। 16वीं शताब्दी में पूर्वी तट पर कौन से बंदरगाह प्रमुख थे? कोरोमंडल तट पर पुलिकट उस समय का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसका विजयनगर साम्राज्य से गहरा नाता था, याद रखिए, पुलिकट। और बंगाल में? बंगाल में पहले चिटगांव बहुत महत्वपूर्ण था, जो तत्कालीन राजधानी गौड़ से जुड़ा था। लेकिन 1580 के दशक के बाद नदी में गाद भरने के कारण चिटगांव का महत्व कम हो गया। उसकी जगह फिर हुगली, पिपली और बालासोर जैसे बंदरगाहों ने ले ली। बंदरगाहों का उत्थान और पतन, ये भी इतिहास का एक दिलचस्प पहलू है। पुलिकट से ऊंचे समुद्रों का व्यापार किन दिशाओं में होता था? मुख्य रूप से 2 दिशाओं में। एक पश्चिम की ओर, बर्मा तट पर मिर्गुई और तेनासेरिम तक, जहां से आगे पेगू और लोअर बर्मा से संपर्क था। दूसरा पूर्व की ओर, सीधे मलक्का तक। मेरगुई तेनासेरिम वाले रास्ते पर क्या व्यापार होता था? यहां से मुख्य रूप से वस्त्र निर्यात होते थे। ये कपड़े पूरे कोरोमंडल में बनते थे, खासकर पुलिकट के आसपास। कृष्णा डेल्टा से लाल धागा भी जाता था। बदले में वहां से सोना, चांदी, माणिक, लकड़ी, टिन, हाथी दांत, काली मिर्च जैसी चीजें आती थीं। ये व्यापार शायद मौसमी होता होगा, साल में एक बार जहाजों का बेड़ा जाता रहा होगा। और मलक्का वाले रास्ते पर? मलक्का के साथ व्यापार काफी पुराना था। पुर्तगालियों के आने 1511 तक कोरोमंडल से मलक्का जाने वाले सालाना व्यापार में कहते हैं 1 बड़ा जहाज और 5 छोटे जहाज शामिल होते थे। यहाँ से क्या जाता और आता था? आयात में मुख्य रूप से इंडोनेशियाई मसाले, लौंग, जायफल आदि, लकड़ी, चीनी रेशम, सोना, टिन, तांबा, पारा, क्विकसिल्वर, सिंदूर, वर्मिलियन शामिल थे। निर्यात में जाहिर है वस्त्र ही प्रमुख थे। इस पूर्वी तट के व्यापार में कौन से व्यापारी समूह सक्रिय थे? यहाँ भी कई समूह थे। दक्षिण से आने वाले चूलिया मुसलमान, कोरोमंडल के स्थानीय मरक्कायार मुसलमान,
तेलुगु भाषी चट्टी व्यापारी और एक महत्वपूर्ण समूह था केलिंग व्यापारियों का। केलिंग? ये कौन थे? ये तमिल या तेलुगु मूल के व्यापारी थे जो दक्षिण पूर्व एशिया में बस गए थे, खासकर मलक्का में। मलक्का के व्यापार पर इनका काफी दबदबा था। नीना चोतु, नीना सूर्यदेव जैसे बड़े केलिंग व्यापारियों के नाम मिलते हैं। यहां तक कि मलक्का का सुल्तान खुद भी व्यापार में हिस्सा लेता था। अच्छा, क्या बंगाल और कोरोमंडल तट के बीच भी नियमित व्यापार था? हाँ बिल्कुल। बंगाल से सालाना एक तटीय बेड़ा कोरोमंडल की ओर जाता था। वो अपने साथ चावल, गेहूं, चना, लंबी मिर्च, अफीम, घी और बिहार का शोरा यानी सॉल्ट पीटर जैसी चीजें लाता था। और बदले में क्या ले जाता था? कोरोमंडल से मुख्य रूप से सूती धागा और तैयार वस्त्र वापस बंगाल जाते थे। बंगाल से और क्या निर्यात होता था? बंगाल से जहाज उत्तर में बर्मा पेगु और दक्षिण में कोरोमंडल, पुलिकट तक और श्रीलंका तक जाते थे। बंगाल से कच्चा कपास, तंबाकू, लोहा, कच्चा इस्पात भी जाता था। हालांकि वस्त्रों का निर्यात शायद मुनाफे के लिहाज से कम महत्वपूर्ण लगता है। तो 16वीं सदी के अंत तक पूर्वी तट का व्यापार कहां-कहां से जुड़ा हुआ था? ये पूरा पूर्वी तटीय व्यापार बंगाल की खाड़ी के आर पार मलक्का, श्रीलंका, मालदीव, पश्चिमी तट, गुजरात तक और यहाँ तक कि फारस की खाड़ी परिसर से भी जुड़ा हुआ था। एक विशाल नेटवर्क था। बंगाल से इस नेटवर्क में क्या जाता था? वस्त्र, चावल, चीनी और कभी-कभी घोड़े और गुलाम भी। और बंगाल में आयात क्या होता था? बोनियो का कपूर, मुलक्कुस के मसाले, काली मिर्च, चंदन, चीनी मिट्टी के बर्तन और रेशम। कीमती धातुएं, खासकर चांदी और आधार धातुएं, तांबा, टिन, सीसा, पारा। बर्मा से भी काफी व्यापार था। श्रीलंका, मालदीव और मालाबार के साथ बंगाल का क्या व्यापार था? इन क्षेत्रों को मुख्य रूप से वस्त्र और खाद्य पदार्थ, खासकर भारी मात्रा में चावल जाता था। बंगाल इस पूरे क्षेत्र का, जिसमें मालदीव भी शामिल है, प्रमुख चावल आपूर्ति करता था। और वहां से क्या आता था? श्रीलंका से दालचीनी और सुपारी आती थी। मालदीव से कौड़ियां आती थी, जिनका इस्तेमाल मुद्रा के रूप में होता था। मालाबार से काली मिर्च आती थी। क्या बंगाल का लाल सागर क्षेत्र जैसे मोचा से भी सीधा व्यापार था? ज्यादातर व्यापार तो कैम्बे, गुजरात के रास्ते होता था, लेकिन कभी-कभार बंगाल के जहाज भी सीधे मोचा चले जाते थे। यहाँ से मुख्य रूप से वस्त्र, चीनी और लंबी मिर्च जाती थी और बदले में चांदी आती थी। पुर्तगाली यात्रियों जैसे टोमे पीरेस और दुआर्ते बारबोसा ने भी इस व्यापार के बारे में लिखा है। उन्होंने क्या बताया? हाँ, उनके विवरण बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने बंगाली व्यापारियों का वर्णन महान ऐश्वर्य, ग्रेट ऑपुलेंस वाले लोगों के रूप में किया है। उन्होंने बताया कि ये व्यापार या तो भागीदार बंदरगाहों के द्वारा नियंत्रित होता था या फिर बंगाल के बंदरगाहों में बसे विदेशी व्यापारी समूहों द्वारा। इस जैसे मलक्का के साथ होने वाले व्यापार पर केलिंग व्यापारियों का वर्चस्व था। सुमात्रा, पसाईपिडी के साथ काली मिर्च का व्यापार चटगांव में बसे फारसी व्यापारियों द्वारा किया जाता था। इसी तरह मध्य और पश्चिमी हिंद महासागर के बंदरगाहों के साथ होने वाले व्यापार में तुर्क, अरब, रूमी, तुर्की, एबिसीनियम, इथियोपियाई व्यापारी भी शामिल थे, जो चौल, ढाबोल, गोवा जैसे बंदरगाहों से ऑपरेट करते थे। ये तो व्यापार की पूरी तस्वीर हो गई। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। इतिहासकार इस सब को कैसे देखते हैं? सेक्शन 22.7 हिस्टोरियोग्राफी ऑफ एशियन ट्रेड, एशियाई व्यापार का इतिहास लेखन। हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना कि समय के साथ इतिहासकारों की सोच कैसे बदली है। एक बड़ा सवाल है निरंतरता और परिवर्तन का। मतलब ये कि क्या एशियाई व्यापार की मूल संरचना सदियों तक एक जैसी बनी रही या उसमें बड़े बदलाव आए? आमतौर पर माना जाता है कि मूल संरचना 18वीं सदी के अंत तक काफी हद तक अपरिवर्तित रही। लेकिन यूरोपियन शक्तियों के आने से बदलाव तो आया होगा। पुर्तगाली 16वीं सदी की शुरुआत में आ गए थे। हाँ, बदलाव आया, लेकिन हमें उनके प्रभाव को अति महत्व देने से बचना चाहिए। पुर्तगालियों के पास बेहतर लड़ाकू जहाज थे। उन्होंने कार्टाज प्रणाली लागू की। कार्टाज प्रणाली ये क्या थी? ये एक तरह का पास या परमिट सिस्टम था। भारतीय जहाजों को कुछ खास समुद्री मार्गों पर चलने के लिए पुर्तगालियों से ये कार्टाज लेना पड़ता था और सीमा शुल्क भी देना पड़ता था। उनका मकसद था मलक्का और हॉर्मोज जैसे अहम बंदरगाहों पर नियंत्रण करना और कुछ चीजों के व्यापार पर एकाधिकार हासिल करना। तो क्या वो इसमें सफल हुए? क्या भारतीय व्यापार ठप हो गया? यहीं पर विरोधाभास है। हकीकत यह है कि पुर्तगालियों ने भारतीय व्यापारियों की गतिविधियों में बहुत कम सीधा हस्तक्षेप किया। उनका एस्टाडो द इंडिया, पुर्तगाली भारतीय साम्राज्य, कुछ आरक्षित मार्गों के आधार पर काम करता था। हाँ, कुछ अव्यवस्था और असुविधा जरूर हुई,
भारतीय व्यापारियों ने वैकल्पिक नेटवर्क बना लिए, जैसे पुलिकट का महत्व बढ़ गया। लेकिन भारतीय समुद्री व्यापारियों पर समग्र प्रभाव लगभग नगण्य, प्रैक्टिकली नील ही रहा। ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब इतना तामझाम, काटा सिस्टम और असर कुछ खास नहीं। हाँ, क्योंकि हिंद महासागर का व्यापार इतना विशाल और फैला हुआ था कि उसे पूरी तरह नियंत्रित करना पुर्तगालियों के बस की बात नहीं थी। उनके संसाधन सीमित थे। फिर 17वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज और डच आए, क्या उनसे कोई बड़ा फर्क पड़ा? शुरुआत में उनसे भी कोई मौलिक परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने औपचारिक रूप से काटास प्रणाली को संभाला जरूर, लेकिन उसे सख्ती से लागू नहीं किया। ये कंपनियां, अंग्रेजी और डच ईस्ट इंडिया कंपनियां, इंट्रा एशियाई व्यापार में किसी भी अन्य समूह की तरह ही प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। उनके पास शुरुआत में कोई और चारा भी नहीं था, सिवाय इसके कि वो व्यापारियों के एक और समूह के रूप में भाग लें। तो फिर वो बड़ा बदलाव कब और कैसे आया, जिसका जिक्र अक्सर होता है? वो बड़ा बदलाव आया मध्य 18वीं सदी में। स्थिति नाटकीय रूप से तब बदली जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी अधिकार मिल गए। साल था 1765, याद रखिए, 1765। दीवानी अधिकार। दीवानी अधिकार यानी राजस्व वसूलने का अधिकार। हाँ, और इसके साथ उन्हें राजनीतिक शक्ति मिल गई। अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वो शासक बन गए। इसका नतीजा ये हुआ कि कंपनी के कर्मचारियों ने इस राजनीतिक शक्ति का अपने निजी व्यापार, प्राइवेट ट्रेड को बढ़ाने के लिए भरपूर फायदा उठाया। कैसे? उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एकाधिकार बनाए, जैसे अफीम के व्यापार पर। उन्होंने भारतीय व्यापारियों के लिए बाधाएं खड़ी की, उनके साथ अनुचित व्यवहार किया। खासतौर पर चीन के साथ होने वाला व्यापार, जिसमें अफीम एक बड़ा हिस्सा था, वो भारतीय व्यापारियों के लिए लगभग अव्यवहार्य हो गया। चीन के बाजार का नुकसान भारतीय व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन क्या भारतीय व्यापारी पूरी तरह खत्म हो गए? नहीं, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने जबरदस्त लचीलापन दिखाया और बदलते हालात में भी व्यापार में बने रहने के तरीके ढूंढ लिए। लेकिन ये सच है कि 18वीं सदी के मध्य के बाद उनके लिए मुश्किलें बहुत बढ़ गई थीं। ये तो हुई घटनाओं की बात। अब आते हैं अकादमिक दृष्टिकोणों पर। इतिहासकारों ने इस व्यापार को कैसे समझा है? आपने वेन ल्यूअर का जिक्र किया था। हाँ, जेकब वेन ल्यूअर एक शुरुआती और प्रभावशाली इतिहासकार थे। उनका तर्क था कि एशियाई व्यापारी एक फेरी वाला से ज्यादा कुछ नहीं था, मतलब छोटे पैमाने पर व्यापार करने वाला। उनका मानना था कि व्यापार मुख्य रूप से विलासिता की वस्तुओं में होता था और असली बदलाव तब आया जब बाजार से बाजार व्यापार का उदय हुआ। लेकिन क्या ये पेडलर वाली थ्योरी सही मानी जाती है? इसकी काफी आलोचना हुई है। ये कहना कि सिर्फ विलासिता का व्यापार था, ये अति सरलीकरण है। हमने देखा कि अनाज, कपड़े जैसी जरूरत की चीजों का व्यापार भी बहुत बड़े पैमाने पर होता था। फिर नील स्टीन्सगार्ड आए, उन्होंने क्या कहा? स्टीन्सगार्ड ने वेन ल्यूअर की परिकल्पना को और परिष्कृत किया। उन्होंने हिंद महासागर में पेडलिंग ट्रेड पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन ये भी कहा कि ये व्यापार मूल्य के उतार चढ़ाव से बचने के लिए बिचौलियों और स्टॉक जैसे बफर्स द्वारा संरक्षित था। लेकिन क्या बड़े पैमाने के व्यापारी नहीं थे? यहीं पर आशीन दास गुप्ता जैसे इतिहासकारों ने स्टीनगार्ड से असहमति जताई। दास गुप्ता ने मुल्ला अब्दुल गफूर जैसे बड़े गुजराती व्यापारियों का उदाहरण दिया, जिनका व्यापार बहुत विशाल था। उनका कहना था कि पेडलर की अवधारणा इतने बड़े पैमाने के व्यापार के साथ फिट नहीं बैठती। तो स्टीनगार्ड का जवाब क्या था? स्टीनगार्ड का तर्क था कि हाँ, बड़े व्यापारी थे, लेकिन बाजार की प्रकृति ही ऐसी थी। छोटे, आसानी से भर जाने वाले, ग्लटेड और बेहद अनिश्चित। मांग और आपूर्ति का सही तालमेल बिठाकर कीमत तय करना बहुत मुश्किल था। इसलिए बड़ी संक्रियाएं भी बाजार की अनिश्चितताओं का शिकार थीं। बाजार की इसी असुरक्षा के कारण स्टीनगार्ड के अनुसार इस व्यापार की असली पहचान पेडलिंग ट्रेड ही थी। इसलिए 18वीं सदी की शुरुआत में हिंद महासागर एक पेडलर्स मार्केट था। स्टीनगार्ड ने बाद में यूरोपीय कंपनियों के बारे में भी लिखा। हाँ, अपने बाद के काम में उन्होंने यूरोपीय भागीदारी के बढ़ते संदर्भ में बात की। उन्होंने पुर्तगाली एशियाई व्यापार नेटवर्क को एक पुनर्वितरण उद्यम, रीडिस्ट्रीब्यूटिव एंटरप्राइज के रूप में चित्रित किया। मतलब पुर्तगाली राज्य अपनी ताकत का इस्तेमाल करके व्यापार के मुनाफे को व्यापारियों से अपनी ओर खींच रहा था, उसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। और डच और अंग्रेजी कंपनियों के बारे में? स्टीनगार्ड के अनुसार डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनियां मौलिक रूप से भिन्न थीं। वे तर्कसंगत और उत्पादक अधिकतमकरण नीतियों, रैशनल एंड प्रोडक्टिव मैक्सिमाइजिंग पॉलिसीज पर आधारित थीं। उनके पास सरकारी एकाधिकार था, वे हिंसा का संगठित इस्तेमाल करते थे और स्टॉक, मूल्य निर्धारण, माल निपटान पर उनकी स्पष्ट नीतियां थीं। उनमें पारदर्शिता और भविष्यवाणी करने की क्षमता ज्यादा थी।
तो क्या स्टीनगार्ड का ये विश्लेषण सर्वमान्य है? नहीं, इसकी भी आलोचना हुई है। खुद प्रोफेसर ओम प्रकाश, जिनकी यूनिट हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने स्टीनगार्ड के विश्लेषण पर सवाल उठाए हैं। ओम प्रकाश जी का क्या कहना है? ओम प्रकाश जी का मानना है कि पुर्तगाली उद्यम को पूरी तरह से पुनर्वितरण कहना सही नहीं है। उसमें निजी व्यापार की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी, और एकाधिकार या हिंसा का इस्तेमाल सिर्फ पुर्तगालियों ने किया हो ऐसा भी नहीं था। उनका तर्क है कि पुर्तगाली व्यवस्था उत्तरी यूरोपीय कॉरपोरेट समूहों, डच, अंग्रेज से उतनी भी अलग नहीं थी जितना स्टीनगार्ड मानते हैं। ओम प्रकाश जी का अपना क्या दृष्टिकोण है एशियाई व्यापार पर? प्रोफेसर ओम प्रकाश 17वीं सदी से एक एशियाई व्यापार क्रांति, एशियन ट्रेड रेवोल्यूशन का सुझाव देते हैं। एशियाई व्यापार क्रांति, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 17वीं सदी से यूरो एशियाई व्यापार के हजम, वॉल्यूम और मूल्य, वैल्यू में अभूतपूर्व विस्तार हुआ। साथ ही एशिया से यूरोप जाने वाले कार्गो की संरचना और उत्पत्ति में भी काफी विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन आया। ये कैसे हुआ? शुरुआत में 16वीं सदी में डच और अंग्रेज मुख्य रूप से काली मिर्च और मसालों की खरीद पर केंद्रित थे, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आया। यूरोपीय समुद्री व्यापार का एशियाई केंद्र भारत से हटकर इंडोनेशियाई द्वीप समूह में स्थानांतरित हो गया। यूरोप में भी इसका केंद्र लिस्बन से एम्स्टर्डम और लंदन में शिफ्ट हुआ। लेकिन फिर ये केंद्र वापस भारत आया। हाँ, लगभग 75 साल बाद। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूरोप में फैशन बदल गया। अब वहां भारतीय वस्त्रों और कच्चे रेशम की मांग बहुत बढ़ गई थी, इसलिए एशियाई व्यापार का केंद्र वापस भारत में स्थानांतरित हो गया। और फिर 18वीं सदी के मध्य 18वीं सदी में चीनी चाय की भूमिका बहुत बढ़ गई। इससे यूरो एशियाई व्यापार में भारत के केंद्रीय महत्व से ध्यान कुछ हद तक हट गया, हालांकि भारत का महत्व बना रहा। तो ये विभिन्न दृष्टिकोण है एशियाई व्यापार को समझने के। हाँ, काफी जटिल है ये। हाँ, इतिहास कभी सीधा और सरल नहीं होता। अलग अलग इतिहासकार अपने अपने नजरिए से चीजों को देखते हैं और हमें उन सभी को समझना होता है। बिल्कुल। अब हम आते हैं सेक्शन 22.8 समरी पर। इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सार ये है कि मध्यकालीन भारत में एक बहुत ही व्यापक और विकसित आंतरिक और समुद्री व्यापार नेटवर्क मौजूद था। यह नेटवर्क काफी मजबूत और कुशल था। और इसने यूरोपीय प्रतिस्पर्धा का सामना कैसे किया? इसने यूरोपीय कॉर्पोरेट समूहों की प्रतिस्पर्धा का सफलतापूर्वक सामना किया। कम से कम शुरुआत में भारतीय निजी व्यापारियों ने अपनी पहचान बनाए रखी और व्यापार करते रहे। यहां तक कि 18वीं सदी के अंत में जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली, तब भी वो इस नेटवर्क को मामूली क्षति से ज्यादा नुकसान पहुंचाने में तुरंत सफल नहीं हो पाई। हालांकि धीरे धीरे उन्होंने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। तो मुख्य बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी चाहिए? की टेकअवेज? हाँ, कुछ मुख्य बातें हम दोहरा सकते हैं। पहला, मध्यकालीन भारत कृषि प्रधान था, लेकिन व्यापार क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण था। ये क्षेत्रों, समुदायों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को जोड़ता था। दूसरा, आंतरिक व्यापार का हजम बहुत बड़ा था, जिसमें भोजन, कच्चा माल, वस्त्र सब शामिल थे। बंगाल और गुजरात प्रमुख केंद्र थे। आगरा फारस और आगरा मध्य एशिया जैसे महत्वपूर्ण जमीनी मार्ग थे। गुजराती व्यापारियों का दबदबा था। तीसरा, समुद्री व्यापार। हाँ, तीसरा, समुद्री व्यापार में भारत हिंद महासागर एशियाई व्यापार में केंद्रीय भूमिका निभाता था। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर प्रमुख क्षेत्र थे। निर्यात में वस्त्रों का प्रभुत्व था। आयात में बुलियन, मसाले, घोड़े शामिल थे। भारत एक शुद्ध निर्यातक था। और तटीय व्यापार ने ऊंचे समुद्रों के व्यापार का समर्थन किया। चौथा, व्यापारी समूह। चौथा, विविध भारतीय समूह गुजराती, चेट्टी, चूलिया, बंगाली आदि विशिष्ट क्षेत्रों और मार्गों पर हावी थे। पांचवा, पश्चिमी और पूर्वी तट। पांचवां, पश्चिमी तट पर कैम्बे और कालीकट प्रमुख बंदरगाह थे, जहां गुजरात का दबदबा था। मलक्का कनेक्शन महत्वपूर्ण था। पूर्वी तट पर कोरोमंडल, पुलिकट और बंगाल, चटगांव, फिर हुगली, पिपली, बलासोर महत्वपूर्ण थे, जिनका दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, मालदीव और पश्चिमी तट से लिंक था। छठा, यूरोपीय आगमन का प्रभाव। छठा, यूरोपीय आगमन का शुरुआती प्रभाव सीमित था। पुर्तगालियों की कार्टाजा प्रणाली का असर कम रहा। डच और अंग्रेज भी शुरू में व्यापारियों के रूप में ही प्रतिस्पर्धा करते थे। बड़ा बदलाव अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के बाद मध्य 18वीं सदी ही आया। और सातवां, इतिहास लेखन। हाँ, सातवां, इतिहास लेखन में पैडलर ट्रेड, वैन ल्योर, स्टीनगार्ड बनाम बड़े पैमाने के संचालन पर बहस है।
स्टीनगार्ड का पुर्तगालियों के लिए पुनर्वितरण उद्यम मॉडल और डच अंग्रेजों के लिए तर्कसंगत कंपनियों का मॉडल है, और ओम प्रकाश की एशियाई व्यापार क्रांति की अवधारणा है जो 17वीं सदी से विस्तार और विविधीकरण पर जोर देती है। बहुत बढ़िया। ये एक शानदार और विस्तृत चर्चा रही मध्यकालीन भारतीय व्यापार पर। इसकी जटिलता और गतिशीलता वाकई सोचने पर मजबूर करती है। ये कोई स्थिर व्यवस्था नहीं थी, बल्कि जीवंत और बदलती हुई थी। बिल्कुल। और यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए इसका महत्व दोहराने की जरूरत नहीं। अर्थव्यवस्था और इतिहास दोनों के लिए, मेंस और प्रीलिम्स दोनों में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापार नेटवर्क को समझना उस दौर की आर्थिक संरचनाओं, राजनीतिक शक्ति के बदलावों और भारत के ऐतिहासिक वैश्विक कनेक्शनों की व्याख्या करता है। ये निबंध लेखन में भी मदद कर सकता है। ये विवरण काफी घना है, इसमें कोई शक नहीं। तो मेरा सुझाव है कि इसे याद रखने के लिए इसे दोबारा जरूर सुने। टेक योर टाइम, री-लिसन, मेक नोट्स। हाँ, और इसका फायदा सिर्फ यूपीएससी तक ही सीमित नहीं है। आर्थिक इतिहास को समझने से हमें वर्तमान व्यापार की गतिशीलता और दुनिया में भारत के स्थान पर एक बेहतर दृष्टिकोण मिलता है। इट मेक्स यू एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन। और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है, वो कौन सी आंतरिक शक्तियां या कारक थे जिन्होंने इस भारतीय व्यापार नेटवर्क को बाहरी दबावों और आंतरिक बदलावों के बावजूद सदियों तक इतना लचीला बनाए रखा? और क्या आज के वैश्वीकृत दौर में उन कारकों की कोई प्रासंगिकता है? सोचिएगा जरूर। बिल्कुल, एक ऐसा सवाल जो हमें इतिहास से सीखने और वर्तमान को समझने की प्रेरणा देता है। तो अगर आपको एक गहरा विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और इसे अपने साथी उम्मीदवारों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस विस्तृत चर्चा का लाभ उठा सकें। आपके सवाल, आपके विचार, आपकी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमें आपके सवालों और विचारों का इंतजार रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस के लिए सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, वो बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा आपसे छूटे नहीं। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद। जय हिंद।